ऐसे ही है जी, ये देखिए। वेलकम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इंसान और उसका माहौल। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंसान जिस माहौल में रहता है, उसकी उसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज क्या हैं जो हमें कॉलेज में पढ़नी चाहिए, और कैसे इंसान और दूसरे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने माहौल से, उसको कैसे फ़ायदा देते हैं या नुकसान देते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इकोलॉजी क्या है। Every organism has its specific surrounding or environment with which it continuously interact and remain fully adapted. हर ऑर्गेनिज्म अपना एक अलग माहौल रखता है, वो अपने इस माहौल से बार बार इंटरेक्ट करता है, तो अपने ज़रूरियात की तमाम चीज़ें इसी माहौल से पूरी करता है। मिसाल के तौर पर हम अगर इंसान ले लें या कोई और जानवर ले लें, जंगल के अंदर हम देखें तो मुख्तलिफ जंगली जानवर अपनी तमाम ज़रूरत जो है वो उसने उसी माहौल से पूरी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अगर चारा खाने वाले जानवर हैं तो वो उसी माहौल से वो चारा या पौधे को खा रहे होंगे। कोई कार्निवोरस जानवर है तो वो उन कंज्यूमर को जो चारा खा रहे थे उनको खा रहा होगा। यानी कि ऑर्गेनिज्म फुली तौर पर अपने माहौल पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर इसके लिहाज से ही अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट is the sum of the physical, abiotic and biological biotic condition which is influenced by organism। अब किसी भी जानदार का जो माहौल होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है, दूसरा बायोटिक होता है, दूसरा एबायोटिक होता है। बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे मिसाल के ऊपर प्लांट्स हैं और दूसरे एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स वगैरह। और एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, लाइक रॉक, मट्टी, सॉइल जिसे हम कहते हैं, हवा, विंड, लाइट, वाटर। ठीक है, ये कुछ एबायोटिक फैक्टर हैं और ये तमाम फैक्टर उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बारिश अपना एक असर रखती है, गर्मी या हीट अपना एक असर रखती है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस होते हैं। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी बेसिकली एक वर्ड ओइकोस से निकला है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिस माहौल में रहता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। इन इकोलॉजी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट हमने ये कंसेप्ट 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जिसमें हमने मुख्तलिफ लेवल पढ़े थे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, कि जिसमें हमने आई थिंक 14 लेवल पढ़े थे। कि सबसे पहले एटम के सब पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक लेवल होता है, फिर एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूल, और इस तरह करते करते हम स्पीशी लेवल पर और फिर एंड पर बायोस्फीयर तक आते थे। तो ये कुछ लेवल हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ जस्ट थोड़ा सा उसका एक रेफरेंस दिया गया है। एन ऑर्गेनिज्म में बी द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। A group of organisms of the same species inhabiting a specific geographical area habitat at the particular time is called population। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी गई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो एक ख़ास ज्योग्राफी के अंदर रहता है, एक ख़ास टाइम के अंदर, और उनकी अपनी तादाद भी काफ़ी हो, उसे हम एक पॉपुलेशन डिक्लेयर कर देते हैं। और स्पीशी की डेफिनेशन स्टूडेंट आप पहले पढ़ चुके हैं 9th के अंदर के, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो फ्रीली इंटरप्रेट कर सकें और एक दूसरे पे काफ़ी मिलते जुलते हैं और ये अपने जैसे बच्चे भी पैदा कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है, काऊ एक स्पीशी है, रैट, माउस वगैरह ये भी स्पीशी हैं। वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म ग्रुप जो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकें
और फ्रीली इंटरप्रेट कर सकें और एक ख़ास इलाके में वो रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कम्युनिटी की। ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन ए हैबिटेट एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वे विद एन अदर आर कोलेक्टिवली कॉल्ड कम्युनिटी। अगर किसी ख़ास जोग्राफिकल एरिया में या ख़ास इलाके में मुख्तलिफ पॉपुलेशन इकट्ठी हो और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें मुख्तलिफ हवालों से, तो इसे हम एक कम्युनिटी डिक्लेयर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपना एक कहने के मोहल्ला या अपनी सोसाइटी ले लें, तो यहाँ पर बहुत सी पॉपुलेशन मुख्तलिफ प्लांट्स की भी होंगी, मुख्तलिफ बर्ड्स की भी होंगी, मुख्तलिफ इंसेक्ट वगैरह की भी होगी, और हम जो कि इंसान है हमारी भी पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद है। अब हमारा किसी न किसी तरीके से उन दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्शन भी होता है, तो ये अब एक मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग पार्ट से एनवायरनमेंट अपने एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग पार्ट से अलग नहीं हो सकते। The biotic and abiotic component of the environment interact with each other to form a system. The self-sufficient unit of the environment that is formed as a result of interaction between its biotic community and abiotic component is known as ecosystem. तो एक माहौल के अंदर जहाँ पर हमारे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक ख़ास किस्म का सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। A pond, a lake and forest are example of the natural ecosystem. तो अगर हम एक पॉन्ड को देखें या एक झील को देखें, तो उसके अंदर बहुत सारे वाटर प्लांट भी होंगे, वाटर एनिमल भी होंगे, और वो एक ख़ास पैटर्न में दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। और इसके अलावा नेचुरल इकोसिस्टम भी होते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्वेरियम, इनके जहाँ हमने अपने घर में बाज़ का तो शौकिया तौर पर कुछ मछलियों का सेट रखा होता है, उनके लिए खास एक शीशे का बॉक्स बना होता है जिसमें हमने हमने वो मछलियाँ या दूसरे चीज़ें डाली होती हैं जिससे मछलियाँ अंदर जिंदा रह सकें। तो ये भी एक इकोसिस्टम की ही मिसाल है, तो लेकिन ये आर्टिफिशली है। ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म ए बायोस्फीयर। अब तमाम जो दुनिया के इकोसिस्टम मिलकर वो बायोस्फीयर बनाते हैं। इट इंक्लूड आर इकोसिस्टम ऑफ द प्लानट अर्थ। In other words, biosphere consists of all organisms present in the on the earth and all regions of the earth where they live. Biosphere range from the floor of the ocean to the top of the highest mountain. It is about 20 किलोमीटर thick. तो यहाँ पर हमने ये बताया गया है कि इकोसिस्टम इस दुनिया में हर जगह मौजूद है। जहाँ जहाँ पर इकोसिस्टम है वहाँ पर लाइफ होगी, और दुनिया के जहाँ जिस हिस्से में लाइफ मौजूद है, चाहे वो समंदर की तहों से लेकर या आसमानों की चोटियों तक है, इस तमाम एरिए को हम बायोस्फीयर डिक्लेयर करते हैं। तो बुक में रीडिंग इसकी दी गई है कि जो इसकी जो थिकनेस है वो 20 किलोमीटर है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पर राइज ये होता है कि समंदर की गहराई तो कई किलोमीटर 20 से भी ज़्यादा है, और पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो 20 किलोमीटर से बहुत छोटी वैल्यू है। तो जस्ट यहाँ पर एक एक रेंज ली गई है कि सतह समंदर से या समंदर की एक स्टैंडर्ड तह से और एक खास बुलंदी तक, यानी कि वो 20 किलोमीटर का एरिया ही उन्होंने काउंट किया साइंटिस्ट ने, कि इस एरिया के अंदर मैक्सिमम लाइफ या मैक्सिमम मैक्सिमम इकोसिस्टम मौजूद है। अब बिल्कुल ही ओशन की गहराई में चले जाए वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, और बुलंद तरीन चोटियों पे चले जाए वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक सतह ज़मीन या एक स्टैंडर्ड हम अगर ले लें, तो उससे 20 किलोमीटर ऊपर या 10 किलोमीटर ऊपर 10 किलोमीटर नीचे, तो इस रेंज के अंदर मैक्सिमम लाइफ पाई जा रही है। इसलिए कहते हैं कि बायोस्फीयर 20 किलोमीटर थिक है। वो कुछ एक्सेप्शन वजूद हैं, कुछ स्पीशीज मज़ीद गहराई में भी पाई जाती हैं ओशन की, लेकिन यहाँ हम जनरली बात कर रहे हैं। तो ये एक बायोस्फीयर के हवाले से बातचीत कर रहे थे।